हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर मोशन। जी हाँ, कंप्लीट फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मोशन के बारे में। लेकिन मोशन के बारे में समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों को समझने के लिए हमें चीज़ों को कैसे समझना पड़ेगा, आइए मैं यहाँ पे आपको पिक्चर्स की टर्म्स में बताता हूँ। ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी कि ये दोनों क्वांटिटी होती क्या है। आप देखिए कि जैसे सपोज कीजिए स्केलर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं बोलूँ कि एक कार है, ये जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैं बोलूँ कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो ये क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, ये हो गई एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहीं पे अगर मैं ये बोल दूं कि ये कार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तब क्या हो जाएगा ये, यानी कि यहां पे मैंने क्या बोल दिया, ये भी बता दिया कि किस तरफ जा रही है, तब ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। कहने का मतलब कि जो क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो तो हो गई स्केलर, और जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका ये भी है, डायरेक्शन भी है, तो वो क्या हो गई, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है दोस्त, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो दोनों के अंदर मैंने यही लिखा है कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि यहाँ पे देखिए कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। और वेक्टर क्वांटिटी का भी मैंने बता दिया आपको कि क्या होती है। स्केलर में देखा जाए तो कौन कौन सी है, जैसे मास हो गया, स्पीड हो गई, वॉल्यूम हो गई। मैं बोलूँगा कि 10 लीटर दूध ले आना है ना, तो ये क्या हो गई, ये एक वॉल्यूम है। या फिर हम बोलें कि सपोज कीजिए कितने बजे हैं, तो आप बोलेंगे 12 बजे, तो यानी कि यहाँ पे आपने कोई डायरेक्शन तो दी नहीं है इसकी। अब 12 बजे की क्या डायरेक्शन है, टाइम की कौन सी डायरेक्शन होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आप ये तो नहीं बोलेंगे ना ईस्ट में 12 बज रहे हैं जी, आज वेस्ट में 13 बज रहे हैं। अब वो कई लोग के कान खड़े हो, 13 भी बजते हैं, हाँ बजते हैं 13 भाई, 24 घंटे की होती है क्लॉक। वो तो हम बोलते हैं कि उसको दोबारा से एक बोल देते हैं, 13 ही होते हैं वो कायदे से 24 घंटे की क्लॉक पे। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि ये जो हो गई हमारी टाइम, पावर, एनर्जी, ये हो गई स्केलर क्वांटिटी, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वहीं पे जब हम वेक्टर क्वांटिटी में देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे होगी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब क्या हो गई, ये डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज हो गई। यानी कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही इसके अंदर, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होगी। ठीक है दोस्त, ऐसे ही आप देखिए, अब हम मैकेनिक्स को पूरे के पूरे को कवर करेंगे। इसके अंदर है क्या, ये मैकेनिक्स क्या करती है, स्टडी ऑफ मोशन ही करती है। यानी कि कोई जो चीज़ है या तो वो रेस्ट में हो या फिर वो यूं आगे चल रही हो, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। तो इसके अंदर बहुत कुछ है सीखने को, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं मोशन की। देखिए मोशन होता क्या है, आप देखिए कि अगर कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये मेरा बॉक्स है और यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, हाँ पढ़ाई हो रही है दोस्त, तो ये बॉक्स मैंने ऐसे रख दिया। अगर मैंने इस बॉक्स को ऐसे रख दिया तो ये, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा क्या है, ये स्टेशनरी है। अब ये स्टेशनरी तो है, लेकिन ये किसके हिसाब से स्टेशनरी है, ये मेरे हिसाब से स्टेशनरी है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऐसे व्यक्ति दौड़ता 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 ऐसे इसके सामने से गुजर रहा है, तो क्या उस व्यक्ति को ये स्टेशनरी लगेगा। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, एक जगह पे स्थिर। क्या यहाँ पे दौड़ने वाले व्यक्ति को ये रुका हुआ लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, उसे ऐसे लगेगा कि वो खुद तो दौड़ रहा है या फिर किसी कार में ऐसे जा रहा है, तो उसे ऐसे लगेगा कि ये बॉक्स, जैसे मान लो अगर वो कार में इस तरफ जा रहा है तो उसे लगेगा कि बॉक्स जो है वो इस तरफ जा रहा है। लगेगा ही नहीं लगेगा। आप जब जा रहे होते हैं रोड पे, पेड़ देखते हैं साइड में कोई, तो आपको ऐसा लगता है ना कि पेड़ इधर को जा रहे हैं, आप उधर को जा रही है आपकी कार, और पेड़ इधर को जा रहे हैं, आपको लगता है ना, ऐसा भी वही वाली कहानी है। ये न्यूटन ने बहुत बड़ी चीज बोली, उसने बोला कि भाई जब भी आपको ये डिसाइड करना होना कि कोई चीज चल रही है या स्टेशनरी है, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट बना लो, उसके हिसाब से बात करेंगे कि भाई ये चीज चल रही है या रुक रही है। एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति बैठा है ना, उसके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से तो लिफ्ट नहीं चल रही है। लेकिन वहीं पे अगर कोई दूर खड़ा व्यक्ति देख रहा है तो वो देख रहा है भाई ऊपर से ये नीचे आ रहा है, क्योंकि आप देखिए ना लिफ्ट में तो आप खड़े हैं ना एक जगह पे, आप थोड़ी मूव किए, आप तो खड़े ही हुए थे, वो तो लिफ्ट मूव की है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि लिफ्ट मूव की है, समझ रहे हो इस चीज को, आपके हिसाब से तो लिफ्ट रुकी है एक तरह से,
वहां पे आप मूव नहीं किए, बिल्कुल भी नहीं चले, लेकिन दूर जो खड़ा व्यक्ति है वो देखेगा कि ये तो भाई लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसके लिए क्या होगी, लिफ्ट मूविंग हो गई। यानी लिफ्ट में अंदर खड़े व्यक्ति के लिए वो चीज स्टेशनरी हो गई, लेकिन लिफ्ट के बाहर खड़े व्यक्ति के लिए वही चीज मूविंग हो गई। सिंपल सी बात है। तो मोशन का मतलब आपको समझ में आया कि क्या, मोशन को डिसाइड करने के लिए पहला पॉइंट क्या डिसाइड करना पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट को डिसाइड करना पड़ता है, तब आप बताएंगे कि कोई चीज मोशन में है कि स्टेशनरी है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे ये घर हो गया, ये पेड़ हो गया, ये रेस्ट में है, ये देखिए ये बंदा फुटबॉल खेल रहा है, पंछी उड़ रहा है, मधुमक्खी उड़ रही है, ये सब क्या हो गया, मोशन वाली चीजें होंगी। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको फर्क बता सकता हूँ। जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी होती है, लेकिन बस फर्क इतना है कि एक स्केलर एक वेक्टर। जैसे कि डिस्टेंस के अंदर देखिए आप क्या है कि डिस्टेंस में ये हम देखते हैं कि एक्चुअल लेंथ व्यक्ति ने कितनी कवर की है, एक्चुअल लेंथ, ठीक है, बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी आपका जो डिस्टेंस है नेगेटिव नहीं हो सकता। या ये नहीं बोल सकते आप कि मैंने भैया -10 किलोमीटर चल लिया आज, मैं तो भाई -10 मीटर चला हूं आज, ऐसे नहीं बोल सकते आप। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप चाहे 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, आप बोलेंगे कि भैया मैं 1 किलोमीटर चला, मैं 2 किलोमीटर चला, -1 नहीं बोलोगे कभी भी। क्यों नहीं बोल सकते हैं? जो फिजिक्स के अंदर यूजुअली माइनस साइन होता है ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है। जैसे आप मैथ्स के अंदर देखिए, हम ये टाइम लाइन बनाते हैं, हम बोलते हैं कि इधर जब भी हम जाएंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे, इधर जब जाएगा तो हमारा एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन है, यानी कि अगर उल्टी डायरेक्शन में गए तो वो नेगेटिव, सीधी डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव। ऐसे ऊपर का है, इधर गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो नेगेटिव। यानी नेगेटिव साइन यहाँ पे या पॉजिटिव साइन एक तरह से डायरेक्शन को दर्शाने लग जाता है। लेकिन अब डिस्टेंस में तो हमने बोला ना कि भाई ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। या यहाँ पे देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये क्वांटिटी स्केलर हुई दोस्त तो इसकी तो डायरेक्शन हो नहीं सकती है, यानी कि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। एक और मैं चीज आपको बता देता हूँ, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मान लीजिए, तो इसको ना हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो P है, तो इसको मैं हमेशा ना एक ट्रायंगल की फॉर्म में बांट सकता हूं। अगर इसका यहाँ पे एंगल थीटा है ना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, P को क्या बोलूंगा, मैग्नीट्यूड। यानी कि डिस्टेंस का केवल क्या है, P है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो इसकी दोनों चीजें होंगी, इसकी डायरेक्शंस भी होंगी। और अगर ये इस डायरेक्शन में भी जा रहा है ना, तो मैं इसको 2 भागों में हमेशा बांट सकता हूं डायरेक्शन को। मैं यहां पे देख लूंगा कि इसका एंगल थीटा है, तो मैं इसको बोल दूंगा P cos थीटा, और इसको मैं बोल दूंगा इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, P sin थीटा। ठीक है, हमेशा मैं एक मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड को मैं 2 भागों में हमेशा बांट सकता हूं, ऊपर वाले और नीचे वाले भाग में। तो ये जो होगा थीटा के साथ, इसको P cos थीटा बोलते हैं, इसको P sin थीटा बोलते हैं। कुछ नहीं लगाया, ट्रिग्नोमेट्री का शेयर फॉर्मूला लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया है। आप जब लगाएंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिएगा और उसमें लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, बिल्कुल यही चीज निकल के आएगी। ठीक है दोस्त, वो उसके अंदर अभी हम एंटर नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब भी नहीं है। अब आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है कि आप शुरू के पॉइंट से लेकर अंत के पॉइंट तक ही गए, है डिस्टेंस भी वही चीज। लेकिन फर्क कहां पे आएगा दोस्त, फर्क इसकी एक तो डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा क्या है कि इसमें भी क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस देखा जाता है, उनके बीच की दूरी देखी जाती है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक ही डायरेक्शन में देखी जाएगी। आप ऐसा नहीं बोलेंगे इसमें कि एक व्यक्ति ऐसे जा रहा था, फिर वो ऐसे हो गया, फिर वो ऐसे हो गया, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसमें हमेशा एक डायरेक्शन ले लेंगे हम कि अगर इधर देखना है तो इधर ही देखना है, इधर देखना तो इधर ही देखना है, समझिए। और ये जो रहेगी ना डिस्प्लेसमेंट, ये मिनिमम दूरी रहेगी किसी भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। डिस्टेंस मिनिमम दूरी नहीं होता है, लेकिन ये मिनिमम दूरी हो सकती है। समझ गए इस चीज को? जैसे कि अभी मैं बताता हूं आपको, आप यहां इस फिगर को देखिए। अगर मेरे को यहां पे ये मैंने बोला कि ए था, इसने पी ली, थोड़ी सी पी ली, तो पी के क्या करेगा, झूमने लग जाएगा, ऐसे झूमने लग जाएगा। तो ये झूमता झूमता डोलता डोलता पहले इधर गया, फिर इसको लगा मेरा घर इधर तो है नहीं, फिर ये इधर गया, फिर इस बेवड़े को पता नहीं लगा तो फिर ये इधर गया, इधर ठेका था और पी ली और इधर गया, फिर ऐसे करके एंड में जाके इसकी उतरी और ये अपने घर पहुंचा बी पे। ठीक है, अब एक आदमी जिसने पी नहीं रखी है, एकदम सही है, एकदम होश में है, तो ये आदमी कहां जाएगा, ये सीधा का सीधा इधर को जाएगा कि भैया मेरा घर तो इधर है। तो ये जो गया इधर से इधर,
ये क्या हुआ, सीधा किस तरफ गया, एक डायरेक्शन में गया, एक डायरेक्शन में गया, और ए से लेके बी तक सीधा गया, यानी कि जो भी छोटा डिस्टेंस इसको मिला ये उस छोटे डिस्टेंस पे गया, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये जीरो भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो, ये जीरो भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव में भी जा सकती, कैसे भी आप कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा, फिर नेगेटिव में जाएगी तो उसका डायरेक्शन का चक्कर है बस, और कुछ नहीं है। जबकि आप देखिए डिस्टेंस में हमने कहीं मैंने बोला कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो देखिए डोलता डोलता कभी उसकी तो डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, 10 बार तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो यानी कि डिस्टेंस में हमने बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन आप हकीकत में देखिए कि वो व्यक्ति चला तो इतना ही है ना, इधर से लेके इधर से इधर। अब वो ठीक है कि अगर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट मुझे बतानी है तो मैं क्या बताऊंगा, ये जो होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, बेशक से वो ऐसे ही चला हो, बेशक से वो ऐसे ही चला हो, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे कि भैया ये ए पे था पहले, ए से लेके सीधा बी तक पहुंचा, यानी इतना ही चला है डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर मेरे को पूछा जाए कि ये डिस्टेंस कितना है इसका, तब मेरे को फिर ये सारा मेजर करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि भैया इसका ये डिस्टेंस है। इसको और अच्छे तरीके से भी आगे मैं बताऊंगा थोड़ा सा। आई होप कि ये तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट हो गई होगी। आइए, अब ये तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अब मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको समझाता हूं जिससे और इजी आपको समझ में आएगा। ये आप हो, ठीक है, छोटा सा चुन्नू है, आप ही हो, ये आपकी छोटी सी साइकिल है। अब आपने क्या करना है, आपने इस पेड़ से इस पेड़ तक जाना है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं अपने दोस्त को भी साथ में लेके जाऊंगा, मैं अकेले का दिल नहीं लगेगा, है ना। तो ये छोटू की एक छोटू सी गर्लफ्रेंड भी है, तो अब ये पहले क्या करेगा, ये अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाएगा। ये छोटू कहाँ गया, ये गया छोटू इस तरफ गया, कहाँ, बी तक। ये किसका घर है, गर्लफ्रेंड का घर है, देखो पिंक पिंक सा, तो इसीलिए गर्लफ्रेंड का ही घर होगा। यहां से इसने गर्लफ्रेंड को बिठाया अपनी छोटी सी बाइक पे। अब यहां से ये डोलता डोलता कहाँ गया, यहां गया और इस पेड़ तक पहुंच गया, जहां इन दोनों ने टाइम स्पेंड किया। ठीक है भाई, अभी सिर्फ बात इतनी सी है, अभी ये यहां पे पहुंचा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, 2-3 सवाल बताऊंगा मैं यहाँ पे, आपको मजा आएगा। और आप क्या कीजिए, एक कॉपी उठा लीजिए, जो जितने भी मैं सवाल बोलता जा रहा हूं ना, आप उस कॉपी में लिखते जाइए, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जागेगा। और उत्तर आप ही लिखना, और फिर एंड में चेक कर लेना कि उत्तर कितने सही है कितने गलत है। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, 1 नंबर केस और फिर 2 नंबर केस, फिर उनके उत्तर लिखेंगे हम, ठीक है। पहला नंबर केस मैं बता रहा हूं अभी कि यहां से लेके यहां तक गया, ये 1 नंबर केस मैंने बता दिया आपको। अब मैं अगर ये पूछ लूं कि इसमें इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्त, ये चीज आपको बतानी है कि डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। अगर ये यहां गया पहले, फिर गर्लफ्रेंड को बिठाया और यहां गया, तो कितना हुआ इसका डिस्टेंस, तुरंत से कॉपी में लिख लो। अब मैं साथ ही साथ दूसरा केस बताता हूं आपको। अब इसने क्या किया, इसने बोला भाई ऐसा है कि मैं ए से यहां जाता हूं पहले गर्लफ्रेंड के साथ, फिर यहां जाऊंगा। फिर इसने क्या किया भाई ने, अब इसने सारा टाइम पास वगैरह कर लिया। अब ये इसने सोचा कि भाई वापस से मैं इधर आ जाता हूं, तो ये गर्लफ्रेंड के साथ इधर आ गया, ए पे आ गया। अब मेरे को बताओ कि यहां पे इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। मेरा 2 सवाल है, ये जो पूरा ट्रायंगल जब इसने कवर किया ये 2 नंबर पॉइंट हो गया, और ये जब यहां से यहां तक गया तो वो 1 नंबर पॉइंट हो गया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इसने डिस्टेंस कितना कवर किया दोनों केसेस में और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए। अब मैं उत्तर बताऊंगा जब, तो मैच कर लीजिएगा और देखिएगा कि आपका सही आ रहा है उत्तर कि नहीं आ रहा है। आपको उसी से क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा कि आपको समझ में आई बात या नहीं आई। अब देखो पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में हमने क्या बोला, पहले पॉइंट में मैंने केवल ये बोला था कि ये यहां से अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया, गर्लफ्रेंड को उठाया और इस पेड़ पे गया और यहां पे इसने उसके साथ टाइम पास किया, बातें की, ज्यादा आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल बातें की, क्योंकि ये अभी छोटा है। ठीक है भाई, तो यहां अगर मैंने बोला कि भैया बताओ कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो भैया इसने कितना किया, 4 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर गया, तो टोटल डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो 7 मीटर का किया। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछ ले कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि भाई इसका शॉर्टेस्ट रूट, अगर ये अपने छोटे रास्ते से जाता तो ये कितना हो जाता, वो बस ये बताना है। या फिर ये बोले कि ये पहले पॉइंट से लेके अंत वाले पॉइंट तक जो है डिस्टेंस कितना है, मेरे को ये बताना है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि शुरुआत से लेके अंत तक जो टोटल डिस्टेंस है ना, कि रियलिटी में ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू जाता तो कितनी देर में जाता है, या फिर ये कहें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये पहुंचा है तो इसका सबसे छोटा रूट पे जाता तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे भाई वो ऐसे जाता।
तो ऐसे जाता तो कितना है, ये 5 मीटर बता तो रखा है, 5 मीटर बता रखा है, तो क्या हो गया ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्या ये आपको समझ आ गया? पहला तो आप आसान था, दूसरे में आपको कंफ्यूजन होगा। दूसरे में कंफ्यूजन क्या होगा? दूसरे में मैंने बोला कि भाई ये ए से लेके बी तक गया, पहले बी से लेके सी तक गया, फिर सी से सीधा सीधा ए पे आ गया। यहां पे अब डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसने कितना कवर किया? पहले जब ऐसे गया तो 4, फिर 3 कवर किया, फिर 5 कवर किया और वापस से ए पे आ गया। तो कितना हो गया? 4 और 3 7 और 5 क्या हो गया? ये 12 डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गया 12 मीटर का कवर। ठीक है दोस्त। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ लूं इसमें कितनी है, यहां पे गड़बड़ कर देंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे भैया हम तो यहीं थे और वापस से यहीं आ गए, तो हम तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। तो कुछ लोग तो यही बोल देंगे कि ये 5 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट है, जबकि मैं क्या बोल रहा हूं, शुरू वाला और फाइनल वाला पॉइंट देखना पड़ेगा आपको। भैया जब आप शुरू यहां से हुए और डोलते डोलते इसी पॉइंट पे आ गए, तो इसका मतलब क्या है? आपने ए से चले और ए पे ही वापस आ गए घूम के। इसका मतलब है कि आप तो चले ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट बोलते कि आप नहीं चले। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि घिसड़ के आप कहां तक पहुंच गए, ड्रिफ्ट होके कहां तक पहुंच गए, तो आप कहीं नहीं पहुंचे। डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप ए पे थे और अभी भी ए पे ही हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 मीटर की। डिस्प्लेसमेंट आपकी हुई ही नहीं, आप 0 पे हो अभी भी दोस्त। क्या ये बात को आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको क्लियर की होगी डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिस्टेंस के बारे में। ये मैं अभी रब कर रहा हूँ इस चीज़ को, कब करूँ कि ना करूँ, नहीं करता हूँ ताकि आप बाद में डोल डोल के इसको पढ़ते रहो, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही ये एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये भी आप खुद से कर लीजिएगा। ये देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा डाल दिया एग्जाम्पल, हालांकि मैंने उसी एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझा दिया है। ओके, अब हम स्पीड की बात करते हैं। स्पीड देखिए क्या है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होती है। आप कार चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, तो आप कितने किलोमीटर पर आवर से स्पीड चला रहे हैं? कोई बोलता है 70 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूं मैं, कोई 100 से बोलता है, कोई 120 से बोलता है। तो वो हमें बताना पड़ेगा कि भाई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर है। हमेशा यूनिट के साथ बात करनी है। आपको कोई पूछे स्पीड कितनी थी आपकी बाइक की, आप ये नहीं बोलेंगे 70 100, व्हाट इज दिस, आप बोलेंगे 70 किलोमीटर पर आवर, तब ये क्लैरिटी होगी। ठीक है भाई। अब यहां पे देखो, अगर मेरे को फिजिक्स की भाषा में बोलना हो तो आप एक जो चीज होती है ना, डस्ट पार्टिकल्स, पता है ना, डस्ट जो होती है, गंदगी होती है, वो याद कर लो। डस्ट में क्या है? D इज इक्वल टू एस टी होता है। ये देखो D इज इक्वल टू हो गया S इंटू टी। ठीक है, ये डॉट को मल्टीप्लाई के हिसाब से ही हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? डस्ट, DST। तो इससे आपको याद रहेगा, है ना, ये फॉर्मूला याद रख लो। अब इसी फॉर्मूले में देखिए, अगर टाइम निकालना हो तो स्पीड को इधर ले जाओ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। फिर स्पीड निकालनी है तो टाइम को इधर ले जाओ तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। कुछ भी नहीं, सिंपल है ना। इसी फॉर्मूले को घुमा घुमा के बेसिकली लिखा हुआ है। अब कोई कई बार पेपर के अंदर होता क्या है, वो पूछता ऐसे नहीं है, वो ऐसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा। वो पता क्या बोलेगा? वो बोलेगा, उसके अंदर एक स्टेटमेंट दे देगा। वो बोलेगा कि जो टाइम होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, या फिर वो बोलेगा कि जो टाइम है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, ऐसा बोल देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि होता है कि नहीं होता है। आप देखो, जो क्वांटिटी ऊपर है, यहाँ टाइम है ना, तो टाइम जो है ऊपर वाली क्वांटिटी से तो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है अगर डिस्टेंस चेंज हुआ तो डिस्टेंस मतलब अगर बढ़ा तो टाइम भी क्या होगा? बढ़ेगा। डिस्टेंस कम हुआ तो टाइम भी कम होगा। डायरेक्टली का मतलब सीधा सीधा फर्क डालेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी कम होगा, यानी सीधा सीधा फर्क डाल रहा है। लेकिन जो इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि जो नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि इनवर्स का मतलब उल्टा होता है हमेशा। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि टाइम बढ़े तो आपको स्पीड को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। दोनों में फर्क है। यहां पे देखिए टाइम बढ़ने का मतलब था डिस्टेंस का भी बढ़ना, लेकिन यहां पे देखिए टाइम बढ़ने का मतलब होगा स्पीड का कम होना। स्पीड कम होगी किसी चीज की तभी तो आपको पहुंचने में टाइम लगेगा ना। आपकी बस की स्पीड कम थी इसीलिए आप लेट पहुंचे, इसीलिए टाइम ज्यादा लगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि टाइम मेरे को कम लगाना है तो फिर आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यानी नीचे वाली क्वांटिटी और ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप कभी भी डी और एस को नहीं बोलोगे। अगर आपको डी और एस में रिलेशन देखना है तो क्या करना पड़ेगा? यहां से देखना है। आप बोलेंगे डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब आप इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, यानी कि आपने सपोज कीजिए 1 घंटे में 5 किलोमीटर चले तो अगले घंटे में भी फिर आप 5 ही किलोमीटर चलेंगे, उससे अगले घंटे में भी 5 ही किलोमीटर चलेंगे, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर आप मान लीजिए पहले घंटे में तो आप 20 किलोमीटर चले, दूसरे घंटे में आप केवल 5 किलोमीटर चले, फिर तीसरे में 5 चले, फिर चौथे घंटे में आपने 10 किलोमीटर चल लिया, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्मिटी हो गया। यानी कि इसका दोनों का ग्राफ में कैसे आएगा, ये देखो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या देता है, तो आप बोलेंगे ये देता है हमें वेलोसिटी। अब देखिए यही, इसको वेलोसिटी ना बोलिए, आप इसको स्पीड बोलिए। एक्चुअली ये क्या बोल देता है आपको, स्पीड। क्यों नहीं मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी के लिए यहां पे डिस्टेंस की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा होता, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ क्या देता, वेलोसिटी देता। लेकिन जो स्पीड लिखा हुआ है तो स्पीड का मतलब होता है कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। डिस्टेंस और टाइम का मतलब हो गया स्पीड, सीधी सी बात है। ये देखिए ना यहाँ पे d इज इक्वल टू एस टी हो गया। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो यहाँ स्पीड की जगह हमें वेलोसिटी लिखना पड़ता। दोनों में फर्क मैं पहले बता चुका हूं आपको, डायरेक्शन का फर्क होता है बस। ठीक है दोस्त, तो यहां पे ये सीधी ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता है। ये अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है कि ग्राफ कैसा होता है, तो मैंने ग्राफ बता दिया। फिर ऐसे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होगा, पहले ये 20 किलोमीटर चलिए, देखो यहां पहले ही 1 घंटे में कितना चला, ऐसे देख लो आप करके, ये कितना हुआ, ये 20 हुआ ना। फिर ऐसी अगले घंटे में कितना चला, ये ऐसे देख लो। फिर उससे अगले में कितना चला, ऐसे देख लो। फिर उससे अगले में कितना चला, यानी ऐसे ऐसे करके हमने इसका ग्राफ बना दिया। तो उबड़ खाबड़ ग्राफ ये बनने वाला है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर घंटे में ये अलग अलग चल रहा है, तो ये उबड़ खाबड़ ग्राफ बनेगा। यहाँ पे सीधा सीधा स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। आई होप कि नॉन यूनिफॉर्म भी समझ आ गया होगा और यूनिफॉर्म भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए आप वेलोसिटी के बारे में। अब देखो कि जो रेट ऑफ चेंज होता है पोजीशन में या डिस्प्लेसमेंट, जब भी मैं पोजीशन बोल रहा हूं तो आप उसको समझिएगा कि डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं मैं, कि किसी भी बॉडी के पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है विद टाइम तो उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि अगर स्पीड को ही आप डायरेक्शन दे दो तो वो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, वो वेलोसिटी बन जाएगी। जैसे कि यहां देखिए स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग, बोल दिया 20 मीटर पर सेकंड से एक कार चल रही है, तो यानी ये स्पीड हो गया। अगर ये बोल दिया 20 मीटर पर सेकंड से ये ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, डायरेक्शन भी दे दी, तो फिर ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी होगी। अब यहां इन पिक्चर्स को देख के कभी आप भूलोगे ही नहीं, ऐसे ही तो मैं याद करवाऊंगा ना आपको दोस्त। ठीक है दोस्त, अब ऐसे ही आप देखो कि स्पीड का अगर मेरे को फॉर्मूला लिखना होता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डस्ट वाला, d इज इक्वल टू, ये t को उधर ले जाओ तो डस्ट हो गया है ना। लेकिन अगर मेरे को वेलोसिटी की टर्म्स में लिखना है तो मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं, तो फिर मैं यहाँ पे d नहीं लिखूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा। यानी कि यहाँ डिस्टेंस नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा। अभी तो समझा के आया। फिर टाइम तो टाइम ही रहता है, टाइम को तो टाइम ही लिखोगे दोस्त। बस ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वेलोसिटी के केस में, स्पीड के केस में यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। आप सोच रहे हो कौन सी बड़ी बात है, एक ही तो चीज है। अभी समझा के आया हूं भाई, एक चीज नहीं होती, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक चीज नहीं होते। डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है, जबकि आपको देखिए मैं दिखा के लाया हूं कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हुई थी ना, तो इसी वजह से उसी केस में देखिए डिस्टेंस अलग था और डिस्प्लेसमेंट अलग थी। तो अगर ये दोनों अलग थे तो वेलोसिटी भी गलत आ जाएगी। फिर आपकी देखिए उस केस में तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी। जिस केस में आप गोल घूम के वापस से उसी पॉइंट पे आ गए तो उसमें तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी, जबकि स्पीड तो आपकी रहेगी ना दोस्त। तो यही वाली चीज आपको समझा रहा हूं मैं। ये यहाँ पे वही चीज लिखिए, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ठीक है जी। अब देखते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में देखिए कि क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए जो डिस्टेंस लिखा है इसको काटिए और इसको लिखिएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे होगा टाइम। तो अगेन यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसे कि डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में बनता है। ऐसे ही यहाँ पे डिस्टेंस को काटिए और यहाँ पे लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना रहे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ उबड़ खाबड़ बनेगा, उल्टा पुल्टा बनेगा, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। आपको मैं इसीलिए बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिख देना। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये क्या बनता है, ये आपको देता है वेलोसिटी। ये भी क्या हो गई, वेलोसिटी।
और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट, इधर से ये हो गई। ठीक है दोस्त, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ आपको वेलोसिटी देता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक देखिए नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म को बता दिया मैंने। एक और चीज मैं बताता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी जो है ना वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि होता क्या है, आपको क्यों मैं ये बता रहा हूँ। आप देखिए जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो चाहिए मुझे, ऐसे ही आप एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं आपको दो चीज़ों के हिसाब से बताता हूँ, तीन के हिसाब से भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी दो के हिसाब से बताता हूँ, ए बी और सी। एक व्यक्ति ए से बी तक गया और यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, t1, और यहाँ बी से सी तक जाने में उसको t2 टाइम लगा। ओके, इसको मैं मान लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट को d1 और इस डिस्प्लेसमेंट को मान लेता हूँ d2। अब वो क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो आप देखिए कि हमें फॉर्मूला पता है कि इधर देखिए d = st होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और ये स्पीड जो है वो वेलोसिटी हो जाएगी और ये टाइम हो जाएगा अगर वेलोसिटी का केस है तो। यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, स्पीड जो है वो वेलोसिटी बन जाती है। अब मेरे को क्या निकालना है भाई, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो ये t इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका फॉर्मूला बन गया। यानी कि आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपकी क्या होगी, v एवरेज हो गई। वेलोसिटी एवरेज क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट टोटल और अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी है, d1 + d2, यही आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइड बाय में। अब मैं टाइम पूछूं तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, t1 + t2 कर देंगे दोस्त। तो आप ऐसे मत कीजिएगा, आपको यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि इसको t1 और t2 को निकालने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे इसने आपको ये दे रखा होगा तो t1 + t2 ही, लेकिन इसको निकालना पड़ेगा आपको, मैं वही समझा रहा हूँ। हो सकता है उसने ये बोला हो कि यहाँ पे वो किस वेलोसिटी से चल रहा था, v1 वेलोसिटी से चल रहा था, और यहाँ पे वो चल रहा था v2 वेलोसिटी से। यानी कि यहाँ मान लो 5 km/h तक चला स्पीड से, और यहाँ पे 10 km/h की स्पीड से चला। तो यहाँ पे t1 + t2 जो है ना, आप पहले लिखेंगे t1 + t2, फिर t1 और t2 को निकालिए पहले आप। यहाँ आएगा d1 + t2 तो आ ही गया। अब आप मेरे को बताओ, टाइम को निकालना होता है तो मेरे को पता है कि d = st होता है। तो टाइम को निकालना है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को स्पीड से डिवाइड करते हैं, यानी कि वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे। बस आप डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट थी d1, यहाँ पे आ गई v1, फिर यहाँ पे थी डिस्प्लेसमेंट d2 और यहाँ आ गई v2। ठीक है, यहाँ d2 डिस्प्लेसमेंट थी, उसको v2 से डिवाइड कर दो तो ये टाइम आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही d1 को v1 से डिवाइड किया तो यहाँ का टाइम आ गया, तो वो दोनों टाइम लिख दिए मैंने यहाँ पे। बस अब यहाँ पे आपको देखिए ये फॉर्मूला बन गया पूरे का पूरा। आपको जो भी चीज़ दी है, अगर उसने ये और ये डिस्टेंस दिया, आप यहाँ पे पुट करो, और यहाँ पे स्पीड दे रखी है कि मान लो 5 km/h से चला, फिर यहाँ पे 10 km/h से चला, 5 और 10 को पुट करो तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आप समझ पाए इस चीज़ को? ये मैंने आपको फॉर्मूला डेराइव करके भी दिखा दिया है। कई बार कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो बाई चांस पूछा जाए तो मैंने डेराइव करके दिखा दिया। अब आप कर देना यार, इसमें क्या है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की तरफ। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है समझना, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये बॉक्स है, ये बॉक्स अगर ऐसे चलता जाए ना एक ही लाइन में, इसको ये क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, यानी कि स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये देखो आप, एक चीज कोई भी मूविंग कार हो, बॉल हो, कुछ भी हो, वो एक यूं एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि अगर यही चीज को मैं ऐसे घुमाने लग जाऊं, आप देखिए ऐसे, ये क्या हो गया, एक सर्कुलर मोशन हो गया। ये क्या हो गया, एक सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए अगर मैं इसको धागा बांध के यूं यूं घुमाना शुरू कर दूं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये एक बच्चे ने बॉल को धागा से बांधा और यूं 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 करके यूं 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 घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक सर्कुलर मोशन हो गया। फिर अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट गोल गोल घूमती रहती है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन आप देखिए आपके घर में पंखा होता है, पंखा कैसे घूमता है, ये देखियो, ये लगा होता है, ये यूं यूं करके घूमता है, ये क्या हो गया, ये रोटेशनल मोशन हो गया। क्यों? क्योंकि आपका पंखा देखिए यूं 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 करके गोल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया एक तरह से रोटेशनल मोशन।
क्या आपको बात समझ में आ रही है? एंगुलर मोशन क्या हो गया एक तरह से, जो अभी यहाँ पे मैंने बताया, ये जो है ये सारे का सारा एंगुलर मोशन है, ठीक है। उसी का पार्ट है कि एक सर्कल से मैं घूमना है। क्यों एंगुलर बोल रहा हूँ आप समझना। ये आप देखिए, जब ये बच्चा घुमाएगा, अगर ये ऐसे घुमाएगा तो ये बॉल घूम के यहाँ आ गई, अब यहाँ आ गई तो क्या हुआ, ये इसने क्या बनाया, एक एंगल बनाया, फिर एंगल इधर बनाएगी, फिर इधर, फिर इधर, ये क्या बना रही है, एंगल बना रही है। इसीलिए इसको एक तरह से बोलते हैं हमने एंगुलर मोशन। सेम यही चीज यहाँ है, ये सैटेलाइट अभी यहाँ है, फिर थोड़ी देर में डोलते डोलते यहाँ आ जाएगी, तो ये क्या बना, एक एंगल बना। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक एंगुलर मोशन हो गया। समझ गए इस चीज को। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि ये पंखा है, जैसे पंखा तो भाई ऐसे ऐसे ही घूम रहा है ना, क्या ये पंखा ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ी घूम रहा है, ये अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, यूं करके घूम रहा है, ये देखो यूं करके, यूं गोल गोल घूम रहा है। जब ये गोल गोल घूम रहा है, एक ही जगह पे यूं करके गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक रोटेशनल मोशन हो गया, ये एक सर्कुलर मोशन आप मत बोलिएगा इसको, ठीक है दोस्त। ये सर्कुलर मोशन तब होगा जब कोई यहाँ पे मक्खी बैठी हुई है, आप उसको देख रहे हैं, तब ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। आपको सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा और एग्जाम्पल इन मोशंस के समझाता हूँ। जैसे ये देखिए, एक आदमी ऐसे दौड़ रहा है, ये रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। घड़ी चल रही है, ये एक सर्कुलर मोशन हो गया। फुटबॉल है, फुटबॉल यूं यूं टप्पे खाती जा रही है, वो क्या हो गया, वो रोटेशनल मोशन हो गया। आई होप कि आपको रोटेशनल मोशन का थोड़ा सा मतलब समझ आ रहा होगा। बच्चे सर्कुलर और रोटेशनल में कंफ्यूज हो जाते हैं। रोटेशनल में कैसे भी रोटेट करते हुए डोलते डोलते जा सकती है, सर्कुलर में एक सर्कल बनाएगी, सिंपल सी बात है। फिर आप देखिए आगे पीरियोडिक मोशन हो गया। आपके कई लोग के घर में आपने घंटी देखी होगी, वो यूं चलती रहती है, पेंडुलम, ठीक है, यूं 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 यूं, यानी कि पीरियोडिक मोशन। वो इधर आएगी, फिर उधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर उधर जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से पीरियोडिक है, ये शुरू हो गया, एक पीरियड बन गया इसका, टन 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 टन, पीरियोडिक मोशन हो गया, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया आपका तीनों तरह के मोशन, रेक्टिलिनियर, एंगुलर और रोटेशनल। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं मोशन के बाद एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी की बात हमने अभी करी, अब थोड़ी सी एक्सेलरेशन की भी बात करते हैं हम। आप देखिए कि जैसे इनिशियल पोजीशन पे एक कार, यहाँ पे इसकी कोई वेलोसिटी थी वी आई, उसको लिख दे वी आई इनिशियल, ठीक है। और इनिशियल टाइम इसको कितना लग रहा था चलने में, टी आई लग रहा था। अब ये बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी और ये यहाँ पे आके ना इसकी वेलोसिटी बदल गई, इसने वेलोसिटी बना ली वी फाइनल, वी एफ, और कितने टाइम में बनाई, टी एफ में, यानी टी फाइनल में। अब अगर मेरे को इसकी एक्सेलरेशन लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन होती क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होती है। यानी कि आप समझो इसको, जब हम वेलोसिटी लिखते थे हम बोलते थे कि डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, मीटर, और नीचे लिखते थे टाइम पर सेकंड, एक सेकंड में डिस्टेंस कितना बदला। जब हम एक्सेलरेशन लिखेंगे हम बोलेंगे वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ विद टाइम, यानी कि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड लिखते हैं, और एक सेकंड ये रहा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट हो गई, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम से भी समझ सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन कुछ इस तरह की चीज है, जब आप गाड़ी में बैठे हैं या बाइक में बैठे हैं, बाइक से समझा देता हूँ, गाड़ी से भी समझा देता हूँ। गाड़ी में जब आपने एक बारी रेस दी है ना, आपने मान लो 40 की स्पीड पे चला रहे हो, ये क्या होगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप चल रहे हो, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले जा रहे हो, 40 से ही चले जा रहे हो। लेकिन अगर आपको कभी ओवरटेक करना हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रक जा रहा है, ट्रक को ओवरटेक करना है, भाई ये ट्रक जा रहा है एक स्पीड से, पीछे आप लगे हुए हो, आप 40 से आ रहे हो, और इधर ये ट्रक जा रहा है, आप भाई क्या ट्रक के साथ 40 में ऐसे ऐसे जाओगे, क्या ऐसे ऐसे जाओगे, कभी कर ही नहीं पाओगे, ट्रक तो दे देना दौड़ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, 40 से स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप 40 से बढ़ा के यूं यूं करके यूं आगे निकल आए, ट्रक से यूं करके यूं आगे निकल आए, ये आपने क्या किया, एक तरह से अपनी कार को क्या किया, एक्सेलरेट किया, यानी तुरंत इसकी स्पीड को बढ़ाया, या फिर कहें कि इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया। वेलोसिटी को बढ़ाया एक टाइम में बढ़ाया, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में बढ़ाया, तो यानी कि वेलोसिटी को बढ़ाना इन ए पर्टिकुलर टाइम, इसको ही क्या बोलते हैं दोस्त, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब उसके बाद आपने देखिए बढ़ाने के बाद ट्रक से आप आगे निकल गए, क्या आप फालतू में ही बढ़ाते जाएंगे, अब आप वापस से नॉर्मल में लेके आएंगे। आप 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं, अब वापस से 40 पे लेके आएंगे, तो आप गाड़ी को धीरे धीरे स्लो करके यहाँ पे एक नॉर्मल स्पीड पे ले आएंगे। जब आपने उसके स्पीड को स्लो करना शुरू किया, वेलोसिटी को कम करना शुरू किया, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। आपने स्पीड से पैर हटा लिया। सेम आप बाइक में भी करते हैं, यूं
यूं करके आगे निकल जाओगे, फिर उसके बाद वापस से यूं कर लोगे अपने हाथों को। वही वाली चीज है एक्सेलरेशन और डेक्सेलरेशन, या फिर कि रिटार्डेशन बोलें तो। डेक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का भी मैंने मतलब बता दिया। साथ के साथ देखिए कि आपको 4 फॉर्मूले यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आप देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, s इज इक्वल टू हाफ यू प्लस v इंटू टी होता है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये फॉर्मूले 4 आपको ध्यान में रखने हैं। आप सोच रहे हो कि क्यों ध्यान में रखने हैं? देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, मैंने बोलता है d इज इक्वल टू एस टी होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। आप इस फॉर्मूले में देखिए, ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है, यानी कि एक्सेलरेशन आपकी 0 होती है। यहां पे देखो, अगर एक्सेलरेशन a क्या है, एक्सेलरेशन t है टाइम, तो ये 0 हो गई, तो ये 0 हो गई, तो s इज इक्वल टू यू टी हो गया। u क्या है, स्पीड है, t टाइम है, s क्या है, डिस्टेंस है, तो d इज इक्वल टू एस टी बन गया ना। यानी कि इसी से डेराइव होके d इज इक्वल टू एस टी बनता है। यानी कि ये एक छोटी चीज है, आपको मैंने बड़ी चीज बता दी है कि असली फॉर्मूला ये है। यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन 0 तभी वो होगा, लेकिन यहाँ तो अब हम एक्सेलरेशन की बातें करने लगे हैं। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, या ये होगा, ये होगा, ये होगा। यानी कि आपको अगर डिस्टेंस दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, आपको दोनों स्पीड शुरू की और अंत की दे रखी है तो ये इस्तेमाल करो। यानी जो चीज आपको दे रखी है उसके हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे उस फॉर्मूले को। ठीक है दोस्त, तो ये चारों फॉर्मूले आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब आप देखिए, यही चारों फॉर्मूले मैंने यहां भी लिख दिए हैं। अब अगर देखिए कोई भी वस्तु है वो ऊपर से नीचे को गिर रही है, तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर सेब ऊपर से नीचे को गिरा, ये एक सेब है नहीं, पर मान लीजिए ये ऊपर से नीचे को गिरा, नीचे को गिरा, क्यों गिरा ये? क्योंकि इसके ऊपर देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटी है ना, वो लग रही है। अर्थ अब हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, इसलिए ये ऊपर है तो ये यूं करके नीचे आया। तो यानी कि ये इसलिए आया क्योंकि अर्थ जो है ना इसको कंटिन्यूसली नीचे खींच रही है, नीचे खींच रही है। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे को लग रही है ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो जी जो है वो नीचे को लग रहा है। यानी कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन को आप क्या लिख लेंगे? प्लस जी लिख लेंगे। लेकिन अगर आप ये जो ऊपर से नीचे को आई, इसकी ये ग्रेविटी से आई है तो ये एक्सेलरेट होकर नीचे आई है। आप पहाड़ी से नीचे कूद गए, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव जी होगी। क्यों होगी पॉजिटिव जी? आप ऊपर से जब नीचे आओगे ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आपकी एक्सेलरेशन है, यानी हर एक सेकंड में आप 9.8 फिर 9.8 से ऐसे बढ़ती ही जाएगी वो एक्सेलरेशन। मतलब आपकी स्पीड बढ़ती ही जाएगी 9.8 के हिसाब से। तो आप धड़ाम से नीचे आते आते ना बहुत तेजी से हिट करोगे, तो इसीलिए जिंदा नहीं बचोगे। अगर एक ही स्पीड से आ रहे होते तो फिर भी बच जाते, लेकिन ये एक्सेलरेशन इतनी होगी ना कि आप बाद में जिंदा बच ही नहीं पाओगे, सब कुछ अस्थि पिंजर टूट फूट जाएगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा देखें, यानी कि नीचे कोई वस्तु है उसको मैंने ऊपर को उछाला, ऐसे देखो ऊपर को उछाला, जब ये ऊपर को जा रही है ना यूं करके ऊपर को, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूं, तो यहां पे ग्रेविटी को माइनस लेना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई चीज नीचे से ऊपर को हो जाएगी तो यहां पे एक्सेलरेशन जो है मेरी माइनस जी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे को ही लगती है, ग्रेविटी कभी भी ऊपर को नहीं लगती है। तो ग्रेविटी तो नीचे को ही लगेगी, लेकिन आपने वस्तु को ऊपर को फेंका है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है माइनस जी हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूलों में यहाँ पे ए लिखोगे आप माइनस जी, तब यहाँ भी ए माइनस जी लिखोगे अगर आप नीचे से वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ रही है तब आप पॉजिटिव जी लिखोगे यहाँ पे। आई होप कि ये चीज मैंने आपको क्लियर की होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम ग्राफ के ऊपर आते हैं। आप देखिए कि जो वेलोसिटी और टाइम है, यही तो हम बोल रहे हैं ना इतनी देर से कि वेलोसिटी इतने सेकंड में चेंज हो जाएगी तो वो एक्सेलरेशन होती है। हम यही तो बोल रहे हैं बार बार कि एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यही कह रहे हैं ना हम इतनी देर से। और यहां पे देखिए, अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन 0 है, या फिर हम बोलें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 की जगह पे मैं ये बोलता हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मान लो कि फॉर ए बॉडी विद 0 एक्सेलरेशन पहले देख लेते हैं, या फिर कांस्टेंट स्पीड देख लेते हैं कि कोई वस्तु है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। यानी कि ये बक्सा है, सपोज कि ये कार है, ये 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऐसे चले जा रही है। एक्सेलरेशन 0 है इसमें, अभी के लिए ये केस मान लेते हैं एक्सेलरेशन 0, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। मैंने ये नहीं बोला कि ये यूं नहीं जा रही, बढ़ नहीं रही इसमें स्पीड, बस एक ही स्पीड से यूं जा रही है,
20 मीटर पर सेकंड से। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड या फिर कहें कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गई। तो वेलोसिटी अगर मैंने बोल दिया कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो आप देखेंगे 10 अगर यहाँ पे है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें क्या हुआ कि जो वेलोसिटी थी उसी पे जा रही है, ये 10 है अगर, तो यहाँ तक 10 हो गया। तो आप देखिए यहाँ भी 10 है, फिर यहाँ भी 10, यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी 10। टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन टाइम के साथ ये वेलोसिटी ऊपर नहीं जा रही। अगर ये वेलोसिटी मान लीजिए कि ऐसे यहाँ पे चली जाती, पहले तो यहाँ तक आई, फिर अगले ही 1 सेकंड में यहाँ पे चली जाती, तो ग्राफ फिर कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाता। समझ गए आप? तो ये ऐसा नहीं हो रहा, पर ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी तो ये ही कांस्टेंट भाई। अगर इसको ऊपर नीचे किया इस लाइन को, तो फिर वेलोसिटी बदलना शुरू हो जाएगी। तो इस लाइन को ऊपर नीचे नहीं करना, वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहाँ पे टाइम ऐसे बढ़ता जा रहा है। समझ गए इस चीज को? ऐसे ही आप देखिए, अगर आपको ये डिपिक्ट करना है कि एक्सेलरेशन जो है ना वो कुछ है, मान लो कुछ है इन द सेंस कि हर वक्त मान लो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी गति जो है बढ़े जा रही है, आपकी वेलोसिटी बढ़े जा रही है, यानी आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो है, ये जो लाइन है, ये क्या आपको बताएगी? एक्सेलरेशन बताएगी। ये आपको क्या बताती है फिर? ये क्या बन गई आपकी? एक्सेलरेशन। क्या ये आप समझ पाए हो कहानी को? ये क्या हो गई? स्ट्रेट लाइन आपकी एक्सेलरेशन। अगर आप वेलोसिटी टाइम के ग्राफ को देखेंगे, यानी कि 1 सेकंड के बाद देखोगे तो 20 आपकी वेलोसिटी है, फिर देखो जब 1 सेकंड के बाद 20 बढ़ी है तो उससे अगले में भी 20 ही बढ़ेगी। अब देखो 2 सेकंड में जब आप जाओगे ना ऊपर, तो यहाँ 40 पे पहुंच जाओगे। ये देखो आप 2 सेकंड पे जाओगे तो 40 पे, 1 पे जाओगे तो 20 में। यानी कि आप देखिए कि ये जो कितना बढ़ा, ये 20 बढ़ा कितने टाइम में? 1 में। यहाँ भी 1 में कितना बढ़ा? ये 20 बढ़ा। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट वेलोसिटी का चेंज देखा हमने, तो एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये यही सब मैंने बता रखा है यहाँ पे कि ग्राफ कौन सा किस चीज का होता है। फिर अगर मेरे को इसी चीज को आप देखिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, ये किसका केस है? ये केस होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। यानी कि यहां पे जो गति है ना वो बदल तो रही है, लेकिन वो एक ही उससे वैल्यू से नहीं बदल रही। ऐसा नहीं हो रहा कि हर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से बदल रही हो। कभी वो 5 से बदल रही है, कभी वो 10 से बदल रही है, कभी वो 4 से कम हो रही है, कभी वो 6 से कम हो रही है। यानी कि वो कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। तो इसको कैसे डिपिक्ट करते हैं? वेलोसिटी को इधर लिखो और इधर टाइम को लिखो। यहां पे क्योंकि एक नॉन यूनिफॉर्म है तो आप स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाओगे। इसमें पहले तो ऐसे बढ़ेगी, एक्सेलरेट करोगे कार को, ठीक है, आप एक्सेलरेट करते जा रहे हो अलग अलग तरीके से। फिर यहाँ पे जब एक्सेलरेट हो गई, अब एक जोन ऐसा आएगा जब मान लीजिए कि आपका मन है कि अब भैया मैं केवल और केवल गति को ना एक ही स्पीड से बढ़ाऊंगा, यानी कि मैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ही एक्सेलरेशन दूंगा। तो वहां पे आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी एक्सेलरेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, जब आपने बिल्कुल बंद ही कर दी एक्सेलरेशन देनी। यानी कि अब आपकी सपोज कीजिए गाड़ी 40 मीटर पर सेकंड से ऐसे ही चलती जा रही है। अब स्पीड नहीं बढ़ा रहे हो आप, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा नहीं रहे हो, उसी वेलोसिटी से चला रहे हो, यानी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी। अब आपने उसको फर्दर सोचा कि इसको कम करते हैं, तो जब कांस्टेंट होगी उसके बाद आपने कम करना शुरू की, आपने बढ़ाई नहीं। बढ़ाते तो फिर ये ग्राफ ऊपर को जाता है, लेकिन अब आपने कम किया तो आप देखिए 40 से नीचे आना शुरू हो गया। अब आपको 30 पे आना है, 30 की स्पीड पे आना है, क्योंकि आपका घर आने वाला है, आपको रोकनी है गाड़ी। तो आप पहले 30 पे आएंगे। 30 पे आएंगे तो आपने क्या किया? एक्सेलरेशन को डिक्रीज किया। फिर आपने सोचा कि अभी थोड़ा सा 30 की स्पीड पे आके कुछ देर में 30 की स्पीड के अंदर 20 तक जाने में ना एक एक मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज करता हूं। तो वहां पे आपने कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करना शुरू किया। अब अलग अलग तरीके से नहीं कर रहे हो कि कभी 2 से, कभी 3 से चेंज कर रहे हो अपनी वेलोसिटी, कभी 5 से चेंज कर रहे हो, ऐसे नहीं। आप 1 1 1 ऐसे करके डिक्रीज कर रहे हो। फिर उसके बाद आपको लगा कि अब तो मेरा घर आ ही गया बस, तो अब आपने सोचा फटक से मैं अपनी गाड़ी का ब्रेक मार देता हूं। आपने क्या किया? पहले 20 से 0 पे आने के लिए पहले फटक से आपने 10 पे स्पीड लाए, फिर आप 5 पे लाए, फिर आप 3 पे लाए, फिर आप 1 पे ले आए, फिर आप 0 पे ले आए। तो यानी कि ये क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। ऐसे करके एकदम से रिटार्ड कर दिया, ये रिटार्डेशन हो गई और यहां पे एक्सेलरेशन ऐसे हो गई। आई होप कि ये चीज मैं आपको समझा पाया हूं इस ग्राफ के थ्रू।
आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। मोशन थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बट मैं सारा खत्म करवा दूंगा आपको आज के ही सेशन में। आप देखिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये एक पेज है, ये एक पेज है। अगर तो मैं इसको, मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं यूं करके फेंक दूं। यूं करके फेंका तो ये 90 डिग्री के एंगल पे फेंका। एंगल कैसे देखते हैं? एंगल हमेशा ऐसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल से। ये है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर मैंने इसको पेज को ऊपर को फेंका तो आप मेरे को बताओ कि ये देखो ऐसे फेंका, ऐसे, तो एंगल कितना बना? इसके हिसाब से एंगल, जब आप ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, तो आप समझना, आप यूं करके ऊपर को फेंक रहे हैं तो ये एंगल कितना बना? ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोस्त, समझ गए? इसमें क्या है, अगर तो 90 डिग्री का एंगल है तो आप यूं करके यूं फेंक रहे हो, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे ना फेंक के आपने ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, यानी कि ऐसे करके फेंक दिया, या फिर ऐसे आपने किसी को पकड़ा दिया, ऐसे पकड़ाया, तो ये ऐसे करके ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये देखो, ऐसे करके ऐसे गए और ऐसे गिर जाएगी। आगे से किसी ने कैच नहीं की तो आपने इधर से फेंकी और ये देखो ऐसे गिरी। ध्यान से देखना इधर, ये देखो, यही चीज जो होती है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं दोस्त। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसको समझना है थोड़ा सा। हालांकि इसकी डेरिवेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, मैं फिर भी आपको मोटे तौर पे बता दूंगा। मैं चाहूं तो पूरी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे तरीके से बताता हूं कि चीजें होती क्या है। देखो, जो ये रास्ता कवर कर रही है ना, ये पूरा ऐसे करके अंडाकार सा, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री बोलते हैं, यहां लिखा भी होगा, ये रही ट्राजेक्ट्री, ठीक है। जैसे किसी पे रॉकेट दागना है या मशीन मिसाइल दागनी है, आपने यहां से टक करके छोड़ी तो मिसाइल यहां से यूं जाएगी, आगे बंदे पे ठा करके गिर जाएगी। वो किसके ऊपर है? सारे के सारा बेस्ड प्रोजेक्टाइल मोशन पे है। या फिर आपने एरोप्लेन से किसी पे बम्प गिराना है, तो आपने क्या, आपको क्या लगता है कि एरोप्लेन यूं जा रहा है और यूं बम्प गिराया तो क्या यूं ही गिर जाएगा वो? ऐसे थोड़ी होगा। आपका जिस स्पीड से एरोप्लेन जा रहा है, ये बम्प भी तो उसी स्पीड से आगे जा रहा है दोस्त, बम्प भी उसी स्पीड से आगे जा रहा है, तो बम्प भी ऐसे करके यूं जाएगा, किसी के ऊपर गिरेगा। तो बम्प को किस स्पीड से गिरना है, कितनी दूरी से गिरना है कि वो अपने टारगेट पे लग जाए, सारे का सारा फिजिक्स का कंसेप्ट है। या आप यहाँ पे बैठे हैं, दुश्मन के ऊपर ठा करके मिसाइल गिरानी है, तो वो मिसाइल कितनी दूरी से गिरानी है, किस स्पीड से जाए कि दुश्मन के ऊपर ही गिरे, पता लगे हमारी टेरिटरी में गिर गई। तो वो सब जो है काम किसका है? प्रोजेक्टाइल मोशन का है। एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया आपको। अब आप देखिए कि जब हम ये दो तरह के भागों में इसमें बांटेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई वेलोसिटी होती है तो उसको मैं दो भागों में बांट सकता हूं, एक वेक्टर क्वांटिटी को। ये थीटा है, तो अगर ये वी है तो ये वी कोस थीटा हो जाता है और ये v साइन थीटा हो जाता है। मैंने p की फॉर्म में बताया था पहले, अब मैं v की फॉर्म में बता रहा हूं। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है तो v कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट देखना है तो v साइन थीटा। ये जहां पे थीटा है वही वाला जो कंपोनेंट है वो कोस में कन्वर्ट होता है। तो आप देखिए कि जब भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन में यूं जाएगी ऊपर, तो क्योंकि ये ऊपर जा रही है तो एक पॉइंट ले लिया मैंने ऐसा। अब इस पॉइंट में देखिए इस डायरेक्शन में ये जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एंगल तो ये है ना हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो आप मेरे को बताओ कि अगर ये यू स्पीड है, यू स्पीड से ऐसे जा रही है या यू वेलोसिटी से, तो अगर मेरे को एक्स डायरेक्शन में लेनी है, ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है जो मैथ्स के अंदर होती है। तो अगर मेरे को एक्स डायरेक्शन में लेनी है तो मैं क्या लिखूंगा? इसको यू कोस थीटा लिख सकता हूँ, यू एक्स को। और जो वाई डायरेक्शन में यू वाई है उसको मैं लिख सकता हूँ यू साइन थीटा, यानी यू साइन थीटा और यू कोस थीटा। यहाँ देखो वी साइन थीटा और ये v है तो कोस थीटा नीचे को। ऐसे यहाँ देखिए ये u है तो u कोस थीटा नीचे को और u साइन थीटा ऊपर को। अब आपको ये समझना है कि ये जो है ना बॉल, जब ये यहाँ से यहाँ जा रही है तो इसके दो मोशन हो रहे हैं। एक तो ये ऊपर को जा रही है, वो इस कंपोनेंट की वजह से ये ऊपर को जा रही है, और इस कंपोनेंट की वजह से ये आगे को भी जा रही है। क्यों? वो तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, पहले वो यहाँ थी तो वो यहाँ इस पोजिशन तक कैसे आ गई, यानी कि वो ऊपर को भी गई है, और वो यहां से वो यहां तक कैसे आ गई, यानी कि वो इधर को भी गई है। दो कंपोनेंट हैं इसके, तो दोनों ही हमें देखने हैं इसके अंदर। और यहां पे देखिए कि जब ये एक मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगी, वो ए तक पहुंच जाएगी। ये ए तक पहुंचने में, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम ऊपर तक की हाइट अचीव कर चुकी है, इसके ऊपर नहीं जाएगी, फिर इसको और ज्यादा फोर्स लगाओगे तब जाएगी। इसका मतलब यहां तक ये मैक्सिमम हाइट पे आ गई। इसी हाइट को मैं क्या बोलता हूं? इसी हाइट को मैं बोलता हूं कि यहां पे क्या हो गया, ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पे यू वाई क्या हो गया, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्योंकि अगर आप देखिए ना कि ऊपर को वेलोसिटी होती तो ये और ऊपर चली जाती, लेकिन ऊपर तो ये जाना बंद हो गई है, एक पॉइंट पे आके बंद हो गई, यही मैक्सिमम वाला पॉइंट है। यानी कि ये जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जो ऊपर की वेलोसिटी थी ना, वर्टिकल वेलोसिटी जाने की, वो जीरो हो गई है यहाँ पे। लेकिन आगे बढ़ने की वेलोसिटी तो दोस्त अभी भी है, तो आगे ये बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन अब ये
ऊपर नहीं जाएगी, अब ये नीचे को आना शुरू होगी, लेकिन आगे फिर भी बढ़ती जाएगी। आप देखिए कि जो आगे बढ़ने का कंपोनेंट है वो कभी नहीं बदलेगा, ये यू कोस थीटा रहेगा, यहाँ भी यू कोस थीटा रहेगा, यहाँ भी, यहाँ एंड तक भी वो यू कोस थीटा रहेगा जब तक कि वो जीरो ना हो जाए। आगे बढ़ने का फैक्टर कभी नहीं चेंज हो रहा है, चेंज कौन सा होता है, ऊपर बढ़ने का फैक्टर या फिर नीचे आने का फैक्टर चेंज होता है। और जितना टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगा, ऊपर जाने में लगा, उतना ही टाइम इसको यहां से यहां जाने में भी लगता है। आधे आधे भाग में इसको बांट के हम देखते हैं हमेशा, ठीक है जी। अब देखिए कि ये इसके सारे के सारे फॉर्मूले हैं। ये जो एक्स डायरेक्शन में होते हैं यू कोस थीटा होती है, और इसी को हम यू वाई जो होता है ना उसको यू साइन थीटा माइनस जी टी लिख सकते हैं। ये सब वही फॉर्मूले हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक्सेलेरेशन करवा के आ रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन से फॉर्मूले हैं, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएंगी। ये जो 4 फॉर्मूले हैं ना, यही जो है, ये देखिए बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही जो 4 फॉर्मूले हैं यही हम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं चारों से सारी की सारी डेरिवेशंस करते हैं दोस्त। तो ये सारी डेरिवेशंस उसी से हैं। अब आप देखिए कि मैं एक एक करके आपको बताता हूं, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है वो मैं पहले बता देता हूं। अगर पाथ की इक्वेशन है तो वो ये है, मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन ये है, और टाइम की इक्वेशन ये है। टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दें तो पहले ऊपर जाने का टाइम फिर नीचे आने का टाइम दोनों बराबर होते हैं, तो डबल टाइम हो गया एक तरह से, तो उसको 2tm लिखते हैं, तो वो ये है। मैक्सिमम हाइट ये है, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि इधर से इधर जाने की जो है वो ये है, और मैक्सिमम हाइट ये है, तो ये पूरी हाइट दे रखी है, वो कैसे निकालनी है वो बताया है। फिर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कि यार मैक्सिमम कितनी दूर तक ये जा सकती थी वो ये बताया है। ये कैसे निकले हैं, अब देखो ये फॉर्मूले थोड़े बहुत आपको याद करने हैं तो कर लीजिए, अगर बाई चांस पेपर में आए तो आप बता सकते हैं, नहीं तो इनका डेरिवेशन भी मैं एक बारी बता देता हूं, आपको मोटे तौर पे बता देता हूं, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। ये हमारे बेसिक फॉर्मूला है, सारे के सारे मैंने लिख दिए, यहाँ भी वही लिखे हैं। आप देखिए कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे दो कंपोनेंटों में यू एक्स क्या है, यू कोस थीटा, अभी मैं बता के आया, और क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, आप देखो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ भी यू कोस थीटा, यहाँ भी यू कोस थीटा, यहाँ भी यू कोस थीटा, कहीं भी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी जब चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में तो जीरो एक्सेलरेशन है, और लेकिन यहाँ इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, वहां पे क्या होगी, वर्टिकल मोशन में जी होगी एक्सेलरेशन। आप देखिए यू एक्स जो हो गया वो यू कोस थीटा हो गया, ए एक्स जीरो हो गई, जबकि यू वाई जो होगा यू वाला वर्टिकल वाला वो यू साइन थीटा हो गया, लेकिन जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो माइनस जी हो गई। ऐसे ही आप देखिए अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब मैं एक्स डायरेक्शन में जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे यू एक्स और ए एक्स लिख दूंगा, मुझे पता है ए एक्स तो मेरे जीरो है, तो मेरे पास बचा क्या, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी बचा। अगर ऐसा है तो एस एक्स क्या है, ये एस एक्स जो है इस डायरेक्शन में, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स डिस्टेंस, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू कोस थीटा, यू एक्स कितनी है, यू कोस थीटा इंटू में टाइम, तो टाइम यहाँ से आप निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा हो गया। ये मैं सिर्फ आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ इक्वेशंस, आपको तो डायरेक्टली जो मेन इक्वेशंस देख के रखनी है ना, बाई चांस कभी पेपर में आ जाए, आता नहीं है लेकिन आ सकती हैं, तो वो मैं बता दूंगा, अभी आपको सारी मार्क करके बता दूंगा कि कौन सी है, ये मैं सिर्फ डेरिवेशन बता रहा हूं। तो यहां से आप टाइम निकाल के रख लेना इस इक्वेशन से। अब यहां से टी जो है ना वो आगे काम आएगा। अब वाई वाले कंपोनेंट में देखो, ये तो इधर इस वाले में तो लगा ली, अब इस वाले कंपोनेंट में भी लगाओगे आप, तो वाई वाले में जब लगाएंगे तो आप बोलेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो एस वाई क्या है, ये है वाई, इस ऐसे जो डिस्टेंस चली वो वाई हमने मान लिया। फिर ऐसे स्पीड क्या है, सॉरी ऐसे ही स्पीड क्या है उसकी, वेलोसिटी क्या, यू साइन थीटा है, तो यू साइन थीटा लिख दिया, टी टाइम है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वो ऊपर जाएगी, पहले ऊपर जाएगी, तो जी जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब आपकी कोई भी बॉडी ऊपर यूं जाती है तो जी तो हमेशा नीचे को लगता है, लेकिन वो जा ऊपर को रही है, तो हमेशा उसमें जी को क्या, एक्सेलरेशन को क्या ले लेना, माइनस जी ले लेना है। तो यहाँ पे जो है इसीलिए यहाँ पे प्लस की जगह पे सीधा सीधा माइनस लिखा, हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी की जगह पे ना यहाँ से टी निकाल के पुट कर देना। ये थोड़ा सा लेंथी इक्वेशन है, करनी बैठोगे तो हो जाएगी। तो टी को जब पुट करोगे ना तो ये जो वाई की वैल्यू निकल के आएगी, वाई की वैल्यू निकल के आएगी एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ जाएगी। ये हमारा पहला डेरिवेशन हो गया, ये देख लो आप चाहे, ये सारे आपको याद करने हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये आप याद करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हो इस चीज़ को, अगर आपके दिमाग में नहीं पड़ रही है बात। मेरे को तो सारी चीज़ आती है तो मैं उस हिसाब से आप सब कुछ बताऊंगा, मैं छोड़ नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। तो आप देखिए कि जो वाई निकल के आया है आपका, ये पूरी ट्रेजेक्ट्री निकल गई, ये रही,
इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ये निकल के आ गई है, ये रही। ठीक है, अब आप देखिए कि इसी को आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट इसको करना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में कि कितनी देर तक ये उड़ी है बॉल। अगर वो निकालना है तो आप बोलेंगे कि एस वाई जो होता है उसको हम जीरो करेंगे, यानी कि आप यहां पे देखिए ये बॉडी ओ से लेके ऊपर गई, फिर ऊपर से लेके नीचे आई। तो मेरे को ये बताओ भाई, ये डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस के हिसाब से मैं देखूं तो डिस्टेंस अगर मेरे को देखना है कि कितना चेंज हुआ, तो यहां से लेके पहले ऊपर गई, फिर ऊपर से वापस से नीचे आई। आप समझना, यहां से ऊपर गई, ऊपर से डिस्टेंस फिर से नीचे आके जीरो हो गया। यानी कि आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना इसकी जीरो हो गई, ऊपर गई और ऊपर से नीचे आ गई। यानी ऐसे समझिए, ऊपर गई ऊपर से नीचे आ गई, ये समझो आप। ये बॉल है, ये ऊपर गई, यहां से चली थी, ऊपर गई, ऊपर से वापस नीचे आ गई। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? जीरो हुई कि नहीं हुई? यानी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो हो गई। इसीलिए यहां पे आप एस वाई को क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे। जैसे एस वाई जीरो होगा, आप बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला था ना हमारा इसी वाला, इसी के अंदर क्या लिखेंगे? एस वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ पे यू वाई टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे, यही वाला। ठीक है, तो यहाँ पे यू साइन थीटा टी को मैंने यू वाई ही लिखा हुआ है अभी। अब यहाँ पे यू वाई को यू साइन थीटा टी लिख लेना, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, एक टी को कॉमन लेके वो तो जीरो हो जाएगा। तो ये जब इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल है, अब तो कुछ भी नहीं है ना। तो टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपने टाइम निकाल लिया। और ये देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट ये रहा, यू साइन थीटा बाई जी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो टू यू साइन थीटा बाई जी है, लेकिन मैंने क्या बोला, एक बार ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो दोनों टाइम ऐड करने हैं। ऊपर जाने का और नीचे जाने का दोनों का टाइम सेम रहता है, तो डबल करो उसको। यानी कि ये जो टाइम है ये केवल मैक्सिमम हाइट अचीव करने का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डबल होगा इसका डबल करेंगे तो टू यू साइन थीटा बाई जी, जो कि वो रहा। ऐसे ही आप देखिए कि ये जो आर निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है आपको, जैसे कि यहाँ लिखा है ना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये रही हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यू स्क्वायर साइंस टू थीटा बाई जी। तो ये भी आप निकाल सकते हैं। आर क्या हो गया? यू एक्स टी हो गया। आपको इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है? यू एक्स है, इनटू में टाइम है। आपको नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, कोई बात नहीं, स्किप कर देना। ये पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आए, बट मैं बता रहा हूँ जिनको समझना है चीज़ें। तो आप देखिए कि इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, तो इस डायरेक्शन में यू एक्स स्पीड से जा रहा है, और टाइम कितना लगा वो तो हमने निकाल ही लिया। तो यू एक्स इंटू टी, तो यहाँ पे जैसे टी को पुट करेंगे, और यहाँ पे देखिए आपकी टू, ये u को बाहर निकाल लो तो यू स्क्वायर बन गया, और कोस थीटा को इसके साथ रख दो तो टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा होता है। तो बस ये कुछ नहीं, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी बन गया। तो ये क्या बन गया? यही तो अभी बनाना था हमें दोस्त, ये आर बन गई। ये देख लो आप, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अगर मैक्सिमम आर निकालनी है तो यहाँ पे साइन जो है वो 1 होना चाहिए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये मैक्सिमम आ जाएगी आर, तो ये यू स्क्वायर बाई जी हो गई अगर ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए कि ये जो टाइम है, टाइम में अगर मेरे को ये देखना है कि इसका मैक्सिमम टाइम कितना उड़ सकता है ये, तो यहाँ पे साइन को 1 कर देना, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा? टू यू बाई जी हो जाएगा मैक्सिमम टाइम ऊपर और नीचे का। अगर सिर्फ ऊपर का पूछ ले टाइम तो फिर यू हो जाएगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। नहीं समझ आ रहा तो कुछ नहीं है, स्किप कर दो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, ऐसी हाइट निकाल सकते हो, ये मैंने बता दिया, बस कुछ नहीं है, ये डेरिवेशन है। अब ये आपके काम की नहीं हो, आधे बच्चों को तो ऊपर से चली गई होगी, छोड़ सकते हैं आप इसको चाहे तो। आइए वापस से आसान चीज़ों में आते हैं। अब हम देखते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। देखो मैंने क्या बोला कि अगर ये जैसे सन है, सन के चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूम रही है या अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, तो ये क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। या फिर किसी व्यक्ति ने यूं एक कोई चीज घुमानी शुरू कर दी, एक धागे से बांधी कोई बॉल और उसको यूं घुमाना शुरू कर दिया, वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। उसमें भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, 2 पाई आर बाई टी। आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। मेनली इसके अंदर देखिए हम चीज़ें जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि ये होता क्या है? सर्कुलर मोशन होता है विद कांस्टेंट स्पीड। हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पीड जो है कांस्टेंट है। सर्कुलर मोशन में जब हम यूं घुमा रहे हैं तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। आप देखिए वेलोसिटी को टेंजेंट से दर्शाते हैं। जैसे ये सर्कल है तो आपको यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है तो यू टेंजेंट से, यहाँ की निकालनी है तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना लीजिए, ऐसे करके वेलोसिटी निकलती है। इसको कुछ ऐसे देख सकते हैं आप। मान लीजिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखनी है तो इस डायरेक्शन में है, फिर इधर देखनी है तो वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ देखनी है तो वो इस डायरेक्शन में, यहाँ है तो इस डायरेक्शन में। यानी कि वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली देखिए डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, इस वजह से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जा रही है, लेकिन स्पीड जो है वो सेम रहेगी। मान लो 5 मीटर पर सेकंड से घूम रही है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही घूमेगा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी को हम बोलेंगे कि चेंज हो रही है। बस ये आपको ध्यान रखना है।
ये टेंजेंट से दर्शाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये ध्यान रखना है। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंजेस, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, साथ में एक्सेलरेशन भी इसके अंदर चेंज होती है। ठीक है दोस्त, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन में भी चेंज होगा। ये किस वजह से हो रहा है, डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वहां पे क्या चेंज होगा, वहां पे देखिए स्पीड भी चेंज हो जाएगी। यानी कि आप देखिए अगर ये अभी 5 मीटर पर सेकंड से इधर को घुमा, फिर 5 मीटर पर सेकंड से इधर को, तो अब क्या हो जाएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म का देखना तो यहाँ पे 5 से घुमाना तो यहाँ 10 से घूमेगा, यहाँ 15 से, यहाँ 20 से, ऐसे घूमना शुरू कर देगा। यानी कि स्पीड क्या है, वो तो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है भाई मेरे, उसकी डायरेक्शन थोड़ी होती है। स्पीड और वेलोसिटी सेम ही चीज है अगर वेलोसिटी के अंदर से डायरेक्शन को हटा दिया जाए। लेकिन वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी में स्पीड तो है ही है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी है। तो वही वाली चीज है यहाँ पे कि अब यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी तो पहले ही चेंज हो रही थी, लेकिन अब स्पीड भी बदलने लग गई। यानी कि अब वेलोसिटी को और ज्यादा आप देखेंगे तो डायरेक्शन की टर्म्स में चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन तो वेलोसिटी की चेंज हो ही रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। यानी कि वेलोसिटी जैसे 5 मीटर पर सेकंड से सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही थी, अब डायरेक्शन के साथ साथ पहले 5 चेंज हुई, फिर 10, फिर 15, यानी कि वेलोसिटी खुद में भी चेंज हो रही है। वो चीज है यहाँ पे, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को पकड़ के यूं ऐसे से गोले में घुमाते हो ना, ऐसे घुमाते हो, तो आप मेरे को बताओ कि आपने उसको पकड़ के किस तरफ पकड़ के रखते हो, आप उसको अपनी तरफ यूं करते हो, कभी भी देख लेना, जब आप करोगे ना, आप अपनी तरफ उस चीज को करने की कोशिश करोगे यूं, आप कभी भी यूं करके घुमा सकते हो, यूं करके उस तरफ को छोड़ के घुमा सकते हो, कभी भी नहीं गोल घूमेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, वो कहाँ को लगती है, वो अंदर की तरफ लगती है, वो कभी भी बाहर की तरफ नहीं लगती। बाहर की तरफ कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगल होती है, वो फोर्स में देखेंगे। अभी सिर्फ एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ लगेगी। अब देखो आप यहाँ पे, क्योंकि टेंजेंट से दर्शाते हैं इसको, तो मान लीजिए कार घूम रही गोले में, तो पहले वो ऐसे वेलोसिटी में गई, फिर वो यहाँ के ऐसे वेलोसिटी में गई। इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, और अगर किसी ने थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा होगा तो इसको उठा के यहाँ पे ले जाएंगे और ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये v है, ये v है, यानी वेलोसिटी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है चेंज इन वेलोसिटी। तो ये बहुत सारे देखिए फॉर्मूले रहते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R वगैरह का, आर्क वगैरह निकालने का, ये सब मैथमेटिक्स है, उसमें हम नहीं घुसेंगे। सीधा सीधा अगर मेरे को एक भाषा में बोलना है कि मेरे को याद क्या करना है, तो मुझे ये फॉर्मूला याद करना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये डिफरेंशिएशन वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह इसके अंदर यूज होती हैं, वो हम उसमें नहीं घुसेंगे, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए समझना। तो ये जो है क्या हो जाएगी, v² अपॉन r होती है। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल होती है, सेंट्रीपिटल, ये क्या होती है आपकी, v² अपॉन r होती है। बस ये अगर आपने याद कर लिया तो ये आपका मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है दोस्त, v इसमें वेलोसिटी हो गया, r जो है ये रेडियस हो गया कि किस रेडियस में आप उसको घुमा रहे हो, बस दैट्स ऑल। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। देखूं और कितना बचा भाई ये। चलिए, अभी जो है हमने देखा, ये पूरे का पूरा हमने देखा है मोशन के बारे में। मोशन हमने खत्म कर लिया है। इसके बाद, मोशन के बाद जो हम करेंगे, अब फोर्सेस के बारे में करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा था, बट मुझे लगता है कि आपको शायद समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं आई होगी। अगर आपको लग रहा है ना भाई कि हमने जी जान से एफर्ट लगा रखे हैं और बहुत मेहनत लगाई है मैंने, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 3-3, 4-4 घंटे सो रहा हूँ आपके लिए सिर्फ ये कंटेंट बनाने को, फ्रेश कंटेंट बना रहा हूँ, नया बना रहा हूँ, खुद इतना मेहनत लगा रहा हूँ इस कंटेंट को बनाने में। मुझे पहले खुद सोचना पड़ता है कि बच्चे को समझाऊं कैसे ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, और ये बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं फिजिक्स में कॉम्प्लिकेटेड जो कोई टीचर करवाता भी नहीं है। मैं स्टिल उन चीज़ों को एग्रीगेट करके आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका पेपर के अंदर बैठ के ये मत बोलना कि भाई ये तो करवा ही नहीं रखा था सर ने। एक एक चीज मैं करवा के यहाँ पे दम लूंगा। अगर लग रहा है ना कि जेन्युइनली मैं पूरे जी जान से एफर्ट्स मार रहा हूँ आपके लिए, तो भाई वो जो गूगल प्ले स्टोर है हमारा, उसके अंदर जीवी कक्षा आपको कम से कम 5 स्टार रेटिंग दे दो। कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, उनको यही नहीं पता, उनको लगता है कि भाई पहले दिन पैसे दिए और सब मिल जाए। जबकि आप देखिए कि 6-6 महीने तक लोग अपना बैच नहीं कंप्लीट करवा पा रहे हैं।
6 महीने के बाद भी लोगों के बैच नहीं खत्म हो रहे हैं। मैं 1.5 महीने में करवाने की सोच रहा हूँ यहाँ पे। और आप देखिए कि अब लगभग हम बहुत तेजी से फिजिक्स को खत्म करेंगे, फिर अगला हमारा जो है केमिस्ट्री हो जाएगा, केमिस्ट्री के बाद फिर ज्योग्राफी पे जाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स पे जाएंगे। ऐसे करके अगले 1-1.5 महीने के अंदर तो सब कुछ चौपट कर दूंगा मैं, एक भी चीज बचेगी नहीं। क्योंकि मैं 3-3 4-4 घंटे सोता हूँ भाई मेरे, सिर्फ किसके लिए? आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या जरूरत है, मैं भी आराम कर सकता हूँ, मजे कर सकता हूँ, मेरे पास भी खूब ऐशो आराम के तरीके हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर पाऊँ। चलिए, बस आपसे इतनी सपोर्ट चाहिए कि आप प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रेटिंग दो और एक पॉजिटिव फीडबैक आपकी तरफ से होना चाहिए, ताकि सबको पता लगे भाई कि हम मेहनत तो कर रहे हैं ना। अब असलियत तो पता लगनी चाहिए बच्चों को कि हाँ सच में कोई मेहनत भी कर रहा है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।